नमस्कार, जय हिंद साथियों। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल टेक्नोटेक क्लासेस में। और आईटी इलेक्ट्रीशियन थ्योरी की अपनी अगली क्लास रहेगी डीसी सर्किट और इसके विभिन्न प्रकार के सिद्धांतों के बारे में, डीसी धारा के सिद्धांतों के बारे में हम चर्चा करेंगे। तो वीडियो को पूरी देखना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना और पीछे भी आईटी इलेक्ट्रीशियन थ्योरी की अलग अलग प्रकार की क्लासें वो लगाई हुई हैं, उनको भी चेकआउट करना और वीडियो को पूरी देखना। और जो भी अपना सुझाव हो कमेंट बॉक्स में जरूर बताना दोस्तों। आईटी इलेक्ट्रीशियन थ्योरी जब की बार है, हरियाणा लाइनमैन में 70% रहने वाली है। पूरी आईटी इलेक्ट्रीशियन थ्योरी हम नोट्स के रूप में धीरे धीरे कवर करेंगे दोस्तों। तो आज डीसी सर्किट के बारे में हम बात करते हैं। यानी पहले बात करते हैं डीसी सर्किट यानी परिपथ, उसके बाद में डीसी के सिद्धांत, धारा के सिद्धांतों के बारे में हम चर्चा करेंगे। तो जितनी महत्वपूर्ण बातें अपने एग्जाम के दृष्टिकोण से उपयोगी हैं उन्हीं बातों पर हम चर्चा करेंगे, फालतू की बातें हम नहीं करेंगे। प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें भाई। तो डीसी सर्किट है यानी डीसी परिपथ किसको बोलते हैं, हम पहले बात कर लेते हैं। यानी धारा के प्रवाह हेतु, धारा प्रवाह के लिए, धारा को प्रवाहित करने के लिए तैयार किया गया मार्ग क्या कहलाता है, परिपथ कहलाता है। यानी डीसी धारा या ऐसी धारा जो भी अपनी, यानी हम बात करते हैं और डीसी धारा के बारे में, एसी के बाद में हम डीसी के बाद में पढ़ेंगे। तो धारा प्रवाहित करने के लिए तैयार किया गया एक बिना बाधा वाला क्या होता है, परिपथ मार्ग होता है, वो इसको डीसी परिपथ बोलते हैं। और परिपथ बनाने के लिए कुछ घटक होते हैं, जैसे परिपथ घटकों पर हम चर्चा करेंगे। और क्वेश्चन लॉजिक क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं, सिंपल क्वेश्चन बना लिए जाते हैं। 4 ऑप्शन दे दिए जाते हैं, निम्न से परिपथ का कौन सा घटक है, कौन सा घटक नहीं है, और अच्छे लेवल का क्वेश्चन बन जाता है। तो सारी चीजों को अब धीरे धीरे अपने गौर से पढ़ना है दोस्तों। तो परिपथ घटक यानी नंबर 1 कौन सा होता है परिपथ घटकों के लिए, जैसे एक होता है चालक युक्ति। चालक युक्ति यानी परिपथ बनाने के लिए कौन सी चीजें हमें चाहिए, वो इस पर हम चर्चा करते हैं। तो चालक युक्ति होती है, कौन सी होती है, जैसे अपना केबल हो गया, केबल तार हो गया, इस प्रकार क्या होता है, ये चालक युक्त के अंतर्गत इन्हीं के माध्यम से हम एक परिपथ बनाते हैं और इन चालकों के माध्यम से धारा अपना रास्ता है वो सप्लाई स्रोत से आकर पुनः वहां पर परिपथ अपना पूर्ण करती है, चालक युक्ति। उसके बाद में 2 नंबर पॉइंट अपना चालक युक्ति। इसके बाद में आता है नियंत्रक युक्ति। नियंत्रक युक्ति, नियंत्रक युक्ति के अंतर्गत यानी परिपथ में धारा को हमें नियंत्रित भी करना होता है और धारा के मान को घटाना बढ़ाना, जब परिपथ को चालू बंद करना, ये भी होता है। तो किन के माध्यम से करेंगे, जैसे एक हो गया फ्यूज। नियंत्रक युक्ति या इसको बोल सकते हैं सुरक्षा युक्ति। यानी फ्यूज क्या है, एक सुरक्षा युक्ति है, सुरक्षा करने वाला एक घटक है। नियंत्रक युक्ति या सुरक्षा युक्ति के अंदर फ्यूज आ गया, और फ्यूज सुरक्षा युक्ति के अंतर्गत। और नियंत्रक कौन सा होता है, अपना स्विच होता है। विभिन्न प्रकार के स्विचों पर भी हमने क्लास लगा रखी है, उसको भी देखना। और इसके बाद में आता है जैसे अपना उपभोक्ता युक्ति। उपभोक्ता युक्ति यानी एक परिपथ के निर्माण के लिए कौन सी चीजें आवश्यकता होती है, उन पर हम चर्चा कर रहे हैं। परिपथ में चालक युक्ति यानी केबल तार होना चाहिए और फ्यूज स्विच वगैरह होना चाहिए। और एक उपभोक्ता युक्ति यानी जो उपकरण हमें घरों में काम में लेते हैं वो क्या होते हैं, एक उपभोक्ता युक्ति होती है। जैसे पंखा हो गया, अपना पंखा हो गया, और जैसे लाइट होगी, लैंप इसको बोल सकते हैं। यानी पंखा हो गया, लैंप हो गया, हीटर हो गया, जितने भी विद्युत उपकरण होते हैं क्या होते हैं, उपभोक्ता युक्ति होती है। और इसके बाद में आता है अपना 4 नंबर पॉइंट आता है सप्लाई स्रोत। एक होता है सप्लाई स्रोत, यानी चालक काम में ले लिया, नियंत्रक युक्ति ले ली, उपभोक्ता युक्ति ले ली, लेकिन सप्लाई भी देना जरूरी है। इसके लिए सप्लाई किसके माध्यम से देते हैं हम, जैसे सेल हो गया, अपना सेल हो गया। यहाँ पर डीसी की बात करते हैं, सेल हो गया, और जैसे सेल हो गया, डायनमो हो गया, बैटरी हो गया। यानी इसके माध्यम से हमें सप्लाई तैयार करते हैं, उस परिपथ को देते हैं। यानी इतनी चीजों का होना आवश्यक है एक परिपथ को निर्माण करने के लिए। तो यहाँ पर क्वेश्चन में इस प्रकार सिंपल क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि निम्न में से कौन सा एक परिपथ का घटक है, या परिपथ बनाने के लिए कौन सी चीज आवश्यकता होती है, कौन सी अनावश्यक होती है। तो यहाँ पर इन चीजों को याद रखना दोस्तों। इसके बाद में हम बात करेंगे विभिन्न प्रकार के परिपथों के बारे में। यानी डीसी में कुछ परिपथ होते हैं, हालांकि डीसी और एसी में किस प्रकार की समानता है, विभिन्नता है, हम सभी बातों पर चर्चा करेंगे। लेकिन अब हमारा एक डीसी, पहले हम डीसी के बारे में चर्चा करेंगे दोस्तों। अब की बार हरियाणा में 70% इलेक्ट्रिशियन थ्योरी रहने वाली है, और सारी थ्योरी हम नोट्स के रूप में करेंगे।
धीरे धीरे सारी इलेक्ट्रिशियन थ्योरी आपको कवर करवाएंगे दोस्तों। प्लीज आपका सहयोग और सपोर्ट हमें चाहिए, तो प्लीज अपने दोस्तों से शेयर कीजिएगा वीडियो को और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अब बात करते हैं परिपथों के प्रकार। परिपथों के प्रकार के बारे में नंबर 1 होता है अपना जैसे बंद परिपथ। नंबर 1 कौन सा होता है? बंद परिपथ। यानी बंद परिपथ की परिभाषा कौन सी होती है, इस पर हम बात करेंगे। बंद परिपथ यानी धारा सप्लाई, धारा है वो सप्लाई स्रोत, यानी जो अपना सप्लाई स्रोत था, सेल, बैटरी, डायनेमो जो भी था, बंद परिपथ किस कौन सा होता है? जिसमें धारा सप्लाई स्रोत से निकल कर और उपभोक्ता युक्ति, यानी उपभोक्ता युक्ति हमने पढ़ी थी, कौन सी थी? लाइट, फैन, जो पंखा था, लाइट था, हीटर था, जो भी अपना उपभोक्ता युक्ति में से प्रवाहित होकर परिभाषा आपको लिखनी है दोस्तों, एकदम बिल्कुल नोट्स के रूप में महत्वपूर्ण बातें बनाई गई है। सप्लाई स्रोत से निकलकर और उपभोक्ता युक्ति में से प्रवाहित होकर पुनः या वापस सप्लाई स्रोत तक पहुंच जाए। यानी धारा हो कहां से निकली? धारा एक सप्लाई स्रोत से निकली और उपभोक्ता युक्ति में से गई, यानी और वापस अपना सप्लाई स्रोत, यानी डायग्राम बना के देखें तो इस प्रकार, जैसे यहाँ पर प्लस और माइनस, यानी यहाँ पर अपना जो भी लैंप लगा है जिससे, और इस प्रकार है वो धारा चली, और यहाँ से परिपथ का जो भी अपना सेल बैटरी लगा हुआ है दोस्तों, जैसे यहाँ से धारा चली प्लस और ये माइनस, इस प्रकार इस युक्ति में से आकर धारा पुनः अपना जो परिपथ मार्ग पूर्ण करे अपना, उसको क्या बोलते हैं? कि बंद परिपथ बोलते हैं दोस्तों। उसके बाद में आता है नंबर 2 खुला परिपथ। खुला परिपथ, ओपन इसको बोल सकते हैं। यानी खुला परिपथ कौन सा होता है? यानी जैसे धारा धारा का जो चालक था, तार था, और यहाँ पर इसका ओपन है, उसके बाद में यहाँ पर लैंप लगा हुआ है, इस प्रकार है वो धारा, यानी प्लस और माइनस, यहाँ तक अपना धारा है वो मार्ग पूर्ण करे। लेकिन यहाँ पर क्या है? परिपथ ओपन है, तो धारा अपना मार्ग पूर्ण नहीं कर पाएगी, उसको क्या बोलते हैं? ओपन सर्किट बोलते हैं, या खुला परिपथ। यानी इस परिपथ में धारा प्रवाहित, इस परिपथ में धारा प्रवाहित नहीं होती है, और ओपन है, यानी ओपन परिपथ या ओपन सर्किट बोल सकते हैं। ओपन सर्किट का प्रतिरोध कितना होता है? ओपन सर्किट का अनंत, यानी बहुत उच्च मान का अनंत प्रतिरोध होता है, और सर्किट का प्रतिरोध अनंत होता है, और धारा कितनी होती है? 0। यानी जब परिपथ ही खुला है, धारा प्रवाहित ही नहीं हो रही, तो क्या हो गया? प्रतिरोध का मान अनंत, यानी बहुत अधिक उच्च प्रतिरोध होता है, और धारा का मान कितना होता है? 0 होता है दोस्तों। ये था बंद परिपथ, और एक होता खुला परिपथ। अब हमें अपना अगला परिपथ होता है, उसके बारे में चर्चा करेंगे दोस्तों। तो एग्जाम तक आपको पूरी इलेक्ट्रिसिटी थ्योरी करवाई जाएगी, और निम्नी बुक भी आपको करवाई जा रही है, प्ले लिस्ट बनी हुई, वहां पर जाकर देखिएगा। और ऑल इंडिया जितने भी प्रीवियस आईटी एग्जाम हुए हैं उनका, और हरियाणा टेक्निकल बोर्ड पर आधारित मिक्स क्वेश्चन कॉम्बिनेशन बनाकर हुआ एक सीरीज चला रखी, सिंक्रोनाइज सीरीज के नाम से, प्लीज उसको भी देखिएगा। अब हम बात करते हैं अपना 3 नंबर परिपथ होता है, कौन सा? लघु परिपथ। लघु, या इसको बोल सकते हैं शॉर्ट परिपथ। यानी इस परिपथ में सप्लाई स्रोत से निकलकर यानी सप्लाई स्रोत से तो निकल गई धारा, निकलकर उपभोक्ता युक्ति में से न प्रवाहित होकर छोटे मार्ग से रास्ता या मार्ग तय करे,
क्या करे, वापिस स्रोत यानी सप्लाई स्रोत तक पहुंच जाए, तक पहुंच जाए। यानी जैसे धारा यहाँ से चली प्लस माइनस, और इस प्रकार यहाँ पर कोई युक्ति लगी हुई है, इस प्रकार धारा का परिपथ अपना पूर्ण हो रहा है। लेकिन धारा इस लैंप में से न प्रवाहित होकर यहाँ से शॉर्ट होगी धारा, यानी धारा क्या चुनती है, अपना शॉर्ट मार्ग चुनती है। एक निम्न प्रतिरोध वाला मार्ग है वो, सबसे कम प्रतिरोध वाला मार्ग है वो धारा चुनती है। धारा यहाँ से निकली और यहाँ से परिपथ हो गया शॉर्ट, तो धारा यहाँ तक आई नहीं, इसके बाद में धारा यहाँ यहीं पर होगा, अपना मार्ग को पूर्ण कर रही होती है। तो इसको क्या बोलते हैं, शॉर्ट परिपथ में धारा छोटे मार्ग से तय करे और वापिस अवस्था सप्लाई स्रोत तक पहुंच जाए, तो उसको क्या बोलते हैं, शॉर्ट परिपथ बोलते हैं। शॉर्ट या लघु परिपथ इसको बोलते हैं दोस्तों। तो इसका शॉर्ट परिपथ का यानी शॉर्ट या लघु परिपथ का, इन बातों से क्वेश्चन आते हैं कि शॉर्ट परिपथ, ओपन परिपथ और खुला जो भी होता है बंद परिपथ, इसका प्रतिरोध कौन सा होता है, धारा का मान कैसा होता है इस अवस्था में, और इस प्रकार यहाँ से लॉजिक आपको कवर क्लियर करने हैं। शॉर्ट परिपथ का प्रतिरोध यानी प्रतिरोध कितना होता है दोस्तों, 0। शॉर्ट परिपथ का प्रतिरोध कितना होता है, 0। और शॉर्ट परिपथ में धारा का मान कितना होता है दोस्तों, अनंत, यानी बहुत अनंत होती है धारा, बहुत उच्च मान की अनंत धारा होती है, प्रतिरोध का मान 0 होता है। और ओपन में हमने बात की थी, ओपन का प्रतिरोध कितना होता है, अनंत होता है, और धारा उसमें 0 होती है। ये था अपना शॉर्ट परिपथ। इसके बाद में हम चर्चा करते हैं, अगला अपना नंबर 4 हो गया, एक होता है लीकेज प्रतिरोध, सॉरी लीकेज परिपथ। ऊपर हम लिख लेते हैं लीकेज परिपथ के बारे में, कौन सा, बहुत अच्छे यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं, परीक्षा में आए हुए क्वेश्चन है, यहाँ से लॉजिकली आपको करने हैं। यानी लीकेज, चौथा अपना है लीकेज परिपथ, यानी धारा का कुछ भाग, यानी सप्लाई स्रोत से निकलने के बाद में धारा का कुछ भाग है वो उपभोक्ता युक्ति, यानी जो अपना उपकरण होता है उपभोक्ता युक्ति में से न प्रवाहित, धारा का कुछ भाग होता है लीकेज, पूरी धारा लीकेज नहीं होती, यानी कुछ भाग होता है, बहुत मिली माइक्रो मान की धारा होती है, यानी कुछ भाग उपभोक्ता युक्ति में से न प्रवाहित होकर उपकरण के, यानी जो अपना उपकरण होता है उपभोक्ता युक्ति होती है, उपकरण के धात्विक भाग में से गुजरे। यानी यही कारण होता है कि लीकेज परिपथ में जब कोई परिपथ कर झटका लगता है किसी परिपथ में उपकरण में, तो वह यही कारण होता है कि यहाँ पर कुछ न कुछ लीकेज होता है, कोई जो फेज करता रहा उस धात्विक उपकरण या बॉडी को क्या है संपर्क कर रहा होता है, तो उसको क्या बोलते हैं, लीकेज परिपथ। धारा का कुछ भाग उपभोक्ता युक्ति में से न जाकर उपकरण के धात्विक भाग में से गुजरे, तो उसको क्या बोलते हैं, लीकेज परिपथ बोलते हैं दोस्तों। इसका कुछ प्रतिरोध वगैरह इसका क्वेश्चन है वो नहीं बनता। यानी हमने एक 4 प्रकार के परिपथों के बारे में बात की थी। अब हम यहाँ से अपनी शुरू होती है डीसी धारा के कुछ सिद्धांत, यानी डीसी धारा के सिद्धांतों के बारे में हम चर्चा करते हैं। डीसी धारा सिद्धांत, डीसी धारा सिद्धांतों से पहले हमें कुछ नियम ज्ञात, जो नियम है वैज्ञानिकों के द्वारा डीसी धारा के संदर्भ में दिए गए थे, उन पर हम चर्चा करने दोस्तों। यानी डीसी धारा के सिद्धांत में पहले हमें नंबर 1 अपना होता है कूलाम का नियम। कूलाम बाबा को यहाँ पर हमें याद करना होगा। कूलाम का नियम क्या कहता है, कूलाम का नियम। और क्वेश्चन है सीधा सा बना दिया जाता है, कई बार परीक्षा में आया हुआ क्वेश्चन है कि कूलाम का नियम है वो किसके संदर्भ में दिया जाता है, अगर आपको पता हो तो बताइएगा। धारा, वोल्टेज, प्रतिरोध और आवेश, यानी कूलाम का नियम किसके संदर्भ में दिया जाता है, इस प्रकार क्वेश्चन पूछा जाता है। हम बात कर लेते हैं जिसे, यानी कूलाम का नियम हो आवेश के संदर्भ में, आवेश के संदर्भ में नियम दिया गया था। कूलाम का नियम है वो कूलाम नाम के वैज्ञानिक के द्वारा आवेश के संदर्भ में दिया गया था। और इस नियम के अनुसार, इस नियमानुसार क्या होता है, समान आवेश
समान आवेशों में क्या पाया जाता है, समान आवेशों में प्रतिकर्षण, प्रतिकर्षण, और असमान आवेशों में, असमान आवेशों में, असमान आवेशों में आकर्षण का बल, आकर्षण बल पाया जाता है। यानी आवेश के संदर्भ में इन्होंने नियम दिया था। क्वेश्चन ये भी बनता है, धारा वोल्टेज प्रतिरोध जो भी अपने को दे दिया जाता है, पूछा जाता है कि कूलाम ने किसके संदर्भ में नियम दिया, आवेश के संदर्भ में। और इस नियम के अनुसार समान आवेशों में प्रतिकर्षण, यानी समान आवेश कौन से हो गए, जैसे चुंबक का टॉपिक हम आगे कवर करेंगे। समान आवेश यानी उसके अन्य सिरे होते हैं दो, जैसे चुंबक के अन और अन के दोनों सिरे आपस में एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं। और विपरीत सिरे होते हैं, जैसे अन और अस, ये चुंबक के विपरीत सिरों को पास लाने पर चुंबक चिपकती है, और समान सिरों पर लाने पर एक दूसरे को दूर भागते हैं, एक दूसरे से प्रतिकर्षित होती है। और असमान आवेश हो गया जैसे अन और अस, तो इसमें आकर्षण बल पाया जाता है। और यह यानी आवेशों के मध्य या बीच में मध्य लगने वाला, आवेशों के मध्य लगने वाला यह स्थिर विद्युत बल, यानी स्थिर विद्युत, याद रखना यहाँ पर परीक्षा में चल विद्युत दिया जाता है, किसी को घुमा दिया जाता है। तो स्थिर विद्युत बल, आवेशों के मध्य लगने वाला यह स्थिर विद्युतिक बल आवेशों के गुणनफल के, आवेशों के गुणनफल के समानुपाती, आवेशों के गुणनफल के समानुपाती, और बीच की दूरी के वर्ग के, सीधा नहीं, दूरी के वर्ग के विलोमानुपाती होता है दोस्तों। अब इसमें सूत्र हम तैयार करेंगे किस प्रकार, पहले हमें अपने कूलाम का नियम है वो समझ लेते हैं। कूलाम का नियम क्या है, आवेश के संदर्भ में दिया जाता है, और इस नियम के अनुसार समान आवेशों में क्या पाया जाता है, प्रतिकर्षण, और असमान आवेशों में आकर्षण बल पाया जाता है। इस सिद्धांत पर, आकर्षण और प्रत्याकर्षण के सिद्धांत पर है वो बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं, आगे हम क्लियर करेंगे धीरे धीरे सारी बातें हमें। आवेश के मध्य लगने वाला यह स्थिर वैद्युतिक बल आवेशों के गुणनफल के समानुपाती होता है, यानी आवेशों के गुणनफल के समानुपाती, और बीच की दूरी के वर्ग के विलोमानुपाती। और बात करें आवेशों का गुणनफल, यानी आवेश कितने होते हैं, दो प्रकार के आवेश पाए जाते हैं, आकर्षण और प्रत्याकर्षण, यानी Q1 इंटू, बीच में ये पॉइंट जो है इंटू का निशान है, Q1 इंटू Q2, यानी Q1 इंटू Q2 बटा बीच की दूरी के वर्ग के विलोमानुपाती, यानी विलोमानुपात है वो किस में आएगा, दूरी के वर्ग के, डी स्क्वायर के विलोमानुपात में लगता है। स्थिर वैद्युतिक बल को यहाँ पर पूरी परिभाषा को हम अपना एक्सप्लेन करते हैं। लगने वाला बल अफ कौन सा होता है, अफ समानुपाती होता है आवेशों के गुणनफल के समानुपाती, यानी समानुपात का निशान होता है Q1 इंटू Q2, और बीच की दूरी के वर्ग, यानी बीच की दूरी के विलोमानुपात में, यह चीज आगे इसके ऊपर वाले समानुपात में, और नीचे वाले आगे किसके विलोमानुपात में, तो दूरी के वर्ग के विलोमानुपात में होता है दोस्तों। और एक यहाँ पर लगा होता है कूलाम का नियंत्रक, यानी इस प्रकार होता है F समानुपाती के ई क्या होता है, कूलाम का नियंत्रक होता है। इस पर हम देखते हैं कौन सी किस प्रकार की चीजें होती हैं। यानी इस प्रकार कूलाम का नियम आपको याद रखना दोस्तों, बहुत बार परीक्षा में आया हुआ है, इससे क्वेश्चन हम बनते हैं, और सिंपल से क्वेश्चन है, ज्यादा कोई लंबी चौड़ी इसमें बात नहीं है। यानी बात करें अफ किसको दर्शाता है, यहाँ पर अफ बल, आवेशों के बीच की दूरी, बीच पर आवेशों के मध्य लगने वाला स्थिर वैद्युतिक बल अफ होता है। और यहाँ पर Q1 और Q2 क्या है, आवेश, ये किसका प्रतीक होता है, आवेश का। तो यहाँ पर एक होता है डी, तो डी यहाँ पर किसको बताया गया है, दूरी को, यानी डी यहाँ पर व्यास नहीं है दोस्तों, यहाँ पर क्या है, दूरी। उसके बाद में आता है कूलाम नियंतांक के ई, इसको क्या बोलते हैं, कूलाम नियंतांक, कूलाम का नियंतांक। ये कूलाम का नियंतांक परीक्षा में आंकड़े के रूप में बिल्कुल पूछा जाता है दोस्तों, बहुत बार परीक्षा में पूछा गया, आगे भी पूछे जाने की संभावना है, इसको याद रखना है। यानी कूलाम नियंतांक का मान क्या होता है, इस प्रकार क्वेश्चन पूछा जाता है। इसका मान होता है 8.9 वाट,
इंटू 10⁻9 न्यूटन मीटर स्क्वायर और आगे होता है प्रति सेमी स्क्वायर। यानी इस प्रकार है वो कूलाम नियंत्रक का पूरा मान आपको याद रखना है। इसका मान होता है 8.98 इंटू 10⁻9 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति सेमी स्क्वायर। यानी यहाँ पर इस पूरे सूत्र को याद रखना होगा। कई बार है वो ये दे दिया जाता है, कई बार ये नहीं दिया जाता, और यानी यहाँ पर फेरबदल कर दिया जाता है। और ये मान तो लगभग परीक्षा में कई बार है वो 8.98 है, इसको 98 के बजाय इसको क्या बोल सकते हैं, यानी 98, 99, 100 यानी 10 भी बोल सकते हैं इसको। कई बार परीक्षा में 10 भी दे दिया जाता है, और 98 इसका एकदम निम्न की किताब में दिया गया है 8.98, यानी 10 भी आ सकता है, 9.8 भी आ सकता है। लेकिन फॉर्मूला आपको पूरा कूलाम का याद रखना है, कूलाम नियंत्रक का। कूलाम नियंत्रक का यानी हम बात करें जैसे दो आवेशों के बीच की दूरी, यानी क्वेश्चन की बात करें जो दो आवेशों के बीच की दूरी, यानी क्वेश्चन इस सूत्र के अनुसार क्वेश्चन किस प्रकार बनते हैं वो हम क्वेश्चन पर बात करते हैं। दो आवेशों के बीच की दूरी बढ़ाकर यदि कितनी भी कर लेते हैं, जैसे 2, 4, 6, 8 जो भी हो, जैसे दो हमें 4 मान लेते हैं। दो आवेशों के बीच की दूरी बढ़ाकर यदि 4 गुणा कर दी जाए तो उत्पन्न बल का, यानी आवेशों के मध्य उत्पन्न बल का मान में क्या प्रभाव पड़ेगा। यानी ऑप्शन दे दिए जाते हैं 2 गुणा, 4 गुणा, कम या ज्यादा, आदि के बराबर, इस प्रकार के ऑप्शन बना दिए जाते हैं। हम इस सूत्र के अनुसार बात करते हैं। आप समानुपाती कूलाम को नियंत्रक एक बार मैं नहीं लिखे, क्योंकि कूलाम नियंत्रक है वो एक नियंत्रक है, वो अपने आप में कर जाता है Q1 इंटू Q2 बटा में डी स्क्वायर। इस फॉर्मूले के अनुसार दो आवेशों के बीच की दूरी बढ़ाकर यदि 4 गुणा कर दी तो उत्पन्न बल का मान, यानी दूरी बढ़ाएगी दोस्तों। अब यहाँ पर इसका मान हमें नहीं दिया गया Q1 और Q2 का, लेकिन यहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया आप समानुपाती और विलोमानुपाती डी स्क्वायर, यानी दूरी के वर्ग के 4 गुणा कर दी, यानी दूरी कितनी बढ़ा दी, 4 गुणा 4 की स्क्वायर, यानी 4 गुणा बढ़ा दी तो उत्पन्न बल का मान क्या होगा, इसका मान हमें पूछा है। बल और दूरी के बीच में संबंध हमसे पूछा है। तो बल यानी ये बढ़ेगा, विलोमानुपात का तो ये होता है एक चीज बढ़ेगी तो एक घटेगी, एक घटेगी तो एक बढ़ेगी। यानी 4 गुणा कर दी, दूरी बढ़ा दी है 4 गुणा, ये बढ़ाए तो ये घटेगा दोस्तों। कितना घटेगा, इसके वर्ग के अनुपात में घटेगा। 4 की स्क्वायर कितनी होती है, 16। तो सिंपल सा क्वेश्चन है कि बल है वो कितना हो जाएगा, 16 गुणा, कम या ज्यादा, यानी 16 गुणा कम। यानी दूरी बढ़ाई है हमने, दूरी बढ़ाई है तो बल क्या होगा, कम होगा। यानी कितना होगा, 16 गुणा कम। अगर जैसे हमें यहाँ पर दे दिया 3 गुणा, यानी दूरी में 3 गुणा, 4 गुणा, 5 गुणा, जितनी भी हो, क्वेश्चन सिर्फ इतना ही बनता है कि आवेशों के बीच की दूरी बढ़ा दी इतनी, और बल पर क्या प्रभाव पड़ेगा, 3 गुणा कर दिया जाए तो 3 की स्क्वायर यानी 9 गुणा हो गया। यानी बल कितना हो गया, 9 गुणा कम। कभी ये कम ज्यादा, ये कभी ये कम कर दी जाती है, कभी ज्यादा बढ़ाकर दे दी जाती है। इस प्रकार वो क्वेश्चन बनते हैं दोस्तों। इसके बाद भी हम पढ़ेंगे ओम का नियम। ओम का नियम हमें दोस्तों कल पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही, और मिलते हैं अगली वीडियो में। प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। धन्यवाद।